गाजा जल रहा है। यह शब्द मेरे नहीं, इजराइल के रक्षा मंत्री के हैं। इजरायली सेना गाजा शहर के दरवाजे तोड़कर अंदर घुस चुकी है। टैंकों की गड़गड़ाहट और धमाकों की आवाजों के बीच लाखों जिंदगियां दांव पर रही हैं। इसे गाजा पर अब तक का सबसे बड़ा और शायद आखिरी हमला माना जा रहा है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। इस आग में अब एक ऐसा देश कूद पड़ा है जो अब शांति का दूत बना हुआ था। इजराइल का सबसे पुराना दोस्त इजिप्ट अब उसे दुश्मन कह रहा है। तो क्या गाजा की यह लड़ाई अब एक बड़े मिडिल ईस्ट वार में बदलने वाली है? क्या अमेरिका की सारी कोशिशें नाकाम हो गईं? और उन बंधकों का क्या होगा जो अब भी हमास की कैद में हैं? आज हम इस वीडियो में गाजा में चल रहे इस फाइनल ऑपरेशन की हर परत को खोलेंगे। बने रहिए मेरे साथ। तो हुआ यह है कि मंगलवार को इजरायली सेना ने आधिकारिक तौर पर गाजा शहर के अंदर एक बड़ा जमीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इसे एक्सपेंडेड ऑपरेशन कहा जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब है अब लड़ाई गाजा की गलियों में, घरों में और उन सुरंगों में लड़ी जाएगी जिन्हें हमास का गढ़ माना जाता है। इजरायली सेना शहर के बाहरी इलाकों से धीरे धीरे केंद्र की ओर बढ़ रही है। उनका लक्ष्य है गाजा शहर में मौजूद हमास के करीब 2000 से 3000 लड़ाकों को खत्म करना। लेकिन इस लक्ष्य की कीमत कौन चुका रहा है? वहाँ फंसे आम लोग। इजरायली सेना ने शहर में मौजूद लोगों को तुरंत इलाका खाली करके दक्षिण की ओर जाने की चेतावनी दी है। सोचिए मंजर क्या होगा। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें, गाड़ियों की छतों पर गद्दे, बिस्तर और अपनी पूरी जिंदगी का सामान लादे लोग, और जो पैदल भाग सकते हैं वह बस भागे जा रहे हैं। एक तरफ इजराइल का कहना है कि करीब 3.5 लाख लोग शहर छोड़ चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ यूएन का आंकड़ा कुछ और कहता है। लेकिन इन आंकड़ों के बीच पिस रही है इंसानियत। गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा के डॉक्टरों का कहना है कि बीती रात कयामत की रात थी। एक पल के लिए भी बमबारी नहीं रुकी। दोपहर तक ही अस्पताल में 34 लाशें आ चुकी थी और घायलों की गिनती जारी थी। अब सवाल उठता है कि इजराइल अचानक इतना अग्रेसिव क्यों हो गया? गाजा शहर पर यह फाइनल हमला इसी वक्त क्यों? इसके पीछे सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 वजह काम कर रही हैं जो इजराइल पर इस ऑपरेशन को जल्दी से जल्दी खत्म करने का दबाव बना रही हैं। पहली, अंतरराष्ट्रीय दबाव और नरसंहार के आरोप। ठीक इसी समय जब इजराइल ये ऑपरेशन कर रहा था, यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स काउंसिल द्वारा बनाए गए एक्सपर्ट्स ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें सीधे सीधे कहा गया है कि इजराइल गाजा में नरसंहार यानी जोनोसाइड कर रहा है। यह एक बहुत बड़ा आरोप है। यह आरोप इजराइल को दुनिया में अकेला खड़ा कर सकता है, उसके दोस्तों को उससे दूर कर सकता है और उसके वार एफर्ट को सीधे सीधे कमजोर कर सकता है। हालांकि इजराइल ने इसे झूठा और मनगढ़ंत कहकर खारिज कर दिया, लेकिन इस आरोप ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इजराइल पर बहुत बड़ा दबाव बना दिया है। कैसे? इसे इस तरह समझिए, जैसे जैसे नरसंहार जैसे गंभीर शब्द अंतरराष्ट्रीय मंच पर इस्तेमाल होते हैं, अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे इजराइल के सबसे बड़े समर्थक देशों पर अपनी ही जनता और विपक्ष पर भावी दबाव बढ़ने लगता है। उनसे सवाल पूछे जाते हैं कि आप एक ऐसे देश का समर्थन कैसे कर सकते हैं जिस पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं। इजरायली नेतृत्व यह बात अच्छी तरह जानता है कि अमेरिका का समर्थन हमेशा के लिए नहीं है। एक सीमा के बाद अंतरराष्ट्रीय दबाव के चलते अमेरिका भी उन्हें रुकने के लिए कह सकता है या हथियारों की सप्लाई धीमी कर सकता है। इसलिए इजराइल की सोच यह है कि इससे पहले कि दुनिया का दबाव इतना बढ़ जाए कि उन्हें रुकने पर मजबूर होना पड़े, वे जल्द से जल्द गाजा शहर में हमास को खत्म करने के अपने सैन्य लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं। दूसरी, बंधकों के परिवार का दबाव। इजराइल के अंदर भी प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर भारी दबाव है। हमास की कैद में अब भी 48 बंधक हैं, जिनमें से सिर्फ 20 के जिंदा होने की उम्मीद है। एक तरफ उनके परिवार नेतन्याहू के घर के बाहर टेंट लगाकर बैठ गए हैं। वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि इस ऑपरेशन को रोको, हमारे बच्चों को वापस लाओ। इन प्रदर्शनों ने नेतन्याहू की छवि कमजोर हो रही है। दूसरी तरफ उनकी अपनी सरकार में कट्टर दक्षिणपंथी सहयोगी हैं जो चाहते हैं कि हमास को पूरी तरह कुचल दिया जाए, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। अगर नेतन्याहू रुकते हैं तो उनकी सरकार गिर सकती है। इस दोहरी मुसीबत से निकलने के लिए नेतन्याहू के पास एक ही रास्ता है, एक तेज और निर्णायक सैन्य जीत। अगर वो जल्दी से गाजा शहर पर कब्जा करके हमास के खात्मे का ऐलान कर देते हैं तो वह अपने देश में यह कह पाएंगे कि देखिए, इस सैन्य दबाव की वजह से ही हम बंधकों को छुड़ाने की बेहतर स्थिति में आए हैं। और तीसरी और सबसे बड़ी वजह, बदलता हुआ मिडिल ईस्ट।
अब तक इस लड़ाई में अमेरिका, कतर और मिस्र यानी इजिप्ट जैसे देश शांति वार्ता कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब समीकरण बदल गए हैं। मिस्र, जिसने 1979 में इजराइल के साथ शांति समझौता किया था और जो दशकों से इजराइल का पड़ोसी और एक अहम मध्यस्थ रहा है, उसने पहली बार इजराइल को दुश्मन कहा है। मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी का यह बयान आग में घी डालने जैसा है। 1979 के बाद से मिस्र के किसी भी लीडर ने इजराइल के लिए यह शब्द इस्तेमाल नहीं किया। मिस्र को लग रहा है इजराइल की कार्रवाइयों से अब खुद उसकी सुरक्षा को खतरा है। सोचिए, जो देश अब तक शांति की बात कर रहा था वो अब धमकी भरे लहजे में बात कर रहा है। उधर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी कतर और इजराइल के चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि एक डील के लिए हमारे पास बहुत कम समय है। यह एक नाजुक मोड़ है, दुर्भाग्य से समय खत्म हो रहा है। उनका बयान साफ इशारा कर रहा है कि डिप्लोमेसी के दरवाजे लगभग बंद हो रहे हैं और मिलिट्री एक्शन ही शायद इकलौता रास्ता बचा है। तो कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि इजराइल गाजा शहर पर पूरा कंट्रोल चाहता है, चाहे कीमत कुछ भी हो। हमास अपने बचे हुए लड़ाकों के साथ आखिरी लड़ाई के लिए तैयार है। लाखों आम नागरिक दो पाटों के बीच पिस रहे हैं। अमेरिका की शांति की कोशिशें दम तोड़ रही है और मिस्र जैसा पुराना दोस्त अब दुश्मन की भाषा बोल रहा है, जिससे लड़ाई पूरे क्षेत्र में फैलने का खतरा बढ़ गया है। इजराइल के रक्षा मंत्री का यह कहना कि गाजा जल रहा है और मिशन पूरा होने तक हम नहीं रुकेंगे, यह बताता है कि आने वाले दिन, हफ्ते और शायद महीने मिडिल ईस्ट के लिए बहुत ही भयानक होने वाले हैं। आपकी इस पर क्या राय है? क्या इजराइल का यह कदम सही है या यह एक बड़ी जंग की शुरुआत है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।